हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की। तो फर्स्ट टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। स्टूडेंट, डीलिमिटेशन कमीशन का ये जो टॉपिक है वो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। जब से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया है और उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसकी वजह से आपको कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिला है डीलिमिटेशन कमीशन। अगर हम बात करें स्टूडेंट डीलिमिटेशन कमीशन की प्रेजेंट डेवलपमेंट की, तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल हुई थी अगेंस्ट द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पेटिशन को रिजेक्ट किया गया है डीलिमिटेशन कमीशन के अगेंस्ट में जो पेटिशन फाइल हुई थी। अगर हम बात करें डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो आर्टिकल 82 के थ्रू डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 है उसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन को। अब आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के साथ ही हमारे डीलिमिटेशन कमीशन के जो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग होती हैं, गवर्नमेंट को उनको एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स की बात करें, तो एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और इसके साथ साथ जिस स्टेट के अंदर डीलिमिटेशन की एक्टिविटी है वो कैरी आउट करनी है, तो उस स्टेट के यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पे इसके मेंबर होते हैं। तो टोटल 3 मेंबर हैं, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसके साथ ही जिस स्टेट के अंदर इलेक्शन की एक्टिविटी जो डीलिमिटेशन की जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट करनी है, उस स्टेट के यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसके मेंबर होते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट डीलिमिटेशन कमीशन की, तो इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती हैं। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नॉमिनेट की जाती हैं या डेजिग्नेट की जाती हैं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व सीट के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी जहाँ पे ओनली शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वही इलेक्शन को वहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। जो रेशियो होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में, तो लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो भी इनको इक्वलिटी के साथ में कैरी ऑन करना होता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। अगर हम बात करें डीलिमिटेशन कमीशन की, तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में 3 डीलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 1952, 63 एंड 73 का जो डीलिमिटेशन कमीशन है, और एक जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो 2002 के समय कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो टोटल अभी तक 4 डीलिमिटेशन कमीशन हैं जिन्हें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। आफ्टर एवरी सेंसस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीलिमिटेशन कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूट करे, जिससे हर एक सेंसस के बाद में पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसके हिसाब से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डिसाइड किए करे जा सके। तो ये बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, और अभी तक 4 बार जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो बनाए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 82 रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग है गवर्नमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है सप्तकोटेश्वर टेम्पल के बारे में। सप्तकोटेश्वर टेम्पल जो कि गोवा के अंदर सिचुएटेड है, गोवा के अंदर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स। रिसेंटली इसको रिनोवेट किया गया है तो इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमने लिपाक्सी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आने वाले 1 साल के अंदर आपको काफ़ी सारे टेम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे कि जिनको रिनोवेट किया जाएगा, रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये बेसिक रीज़न ये है कि आने वाले ईयर के अंदर, इसी साल के लास्ट के अंदर हमारे यहाँ पे G20 की मीटिंग होने वाली है, और G20 की जब भी मीटिंग होती है तो हर एक कंट्री के पास यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना हेरिटेज है, जो कल्चर है उसको शो करे, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री से जो लोग हैं वो विजिट करते हैं। हर एक कंट्री के जो डेलीगेशन के पार्ट होते हैं G20 का, जो इन्वाइटेड कंट्री हैं या G20 के जो मेंबर हैं, तो वो लोग विजिट करते हैं। तो उनको यहाँ पे इंडिया का जो हेरिटेज है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी हमारी गवर्नमेंट के द्वारा।
अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें सप्तकोटेश्वर टेम्पल के बारे में, गोवा के अंदर सिचुएटेड है। कोंकण रीजन का जो आर्किटेक्चर है उसको ये शो करता है सप्तकोटेश्वर टेम्पल। बेसिकली भगवान शिव को डेडिकेटेड है सप्तकोटेश्वर टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि कदम्ब डायनेस्टी जो रूल किया करती थी उस समय गोवा के अंदर, तो उस कदम्ब डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे। राजा की जो वाइफ हुआ करती थी कमला देवी, कमला देवी भगवान शिव की भक्त हुआ करती थी, भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। तो उसी समय में राजा के द्वारा जो यहाँ पे सप्तकोटेश्वर टेम्पल है उसे क्रिएट किया गया, सप्तकोटेश्वर टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया गया, जिससे उनकी जो वाइफ है उसकी भगवान शिव की है जो पूजा कर सके। जो मेन डाइटी हैं वो लॉर्ड शिव ही हैं इस टेम्पल के अंदर। इस टेम्पल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि 1352 के समय में जब कदम्ब डायनेस्टी यहाँ पे रूल किया करती थी, तो इस 1352 के समय में उसी समय बहामनी एम्पायर भी रूल किया करता था सदर्न इंडिया में। बहामनी एम्पायर के द्वारा कदम जो रूलर्स हैं, कदम जो डायनेस्टी है, उनको यहाँ पे डिफीट किया जाता है और टेम्पल को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उसके बाद में बहामनी एम्पायर के द्वारा। फिर स्टूडेंट्स उसी समय में जब बहामनी एम्पायर सदर्न इंडिया में रूल करता था तो हम्पी से रूल किया करती थी जो हमारी विजयनगर डायनेस्टी है, विजयनगर एम्पायर है, वो भी रूल किया करता था 1400 या 1300 का जो समय है उस समय में। तो 1367 के समय में 1367 के समय में जो विजयनगर डायनेस्टी के एक रूलर हैं हरिहरा, बेसिकली विजयनगर के जो फाउंडर हैं हरिहरा एंड बुक्का नाम के दो जो किंग हुआ करते थे, दो राजा हुआ करते थे, वो उसके फाउंडर हैं। जो हरिहरा हैं उनके द्वारा यहाँ पे बहामनी एम्पायर को डिफीट किया जाता है और बहामनी सुल्तान को डिफीट करने के बाद में इस सप्तकोटेश्वर टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद में हमें पता है कि पोर्तुगीज़ का इंडिया में आगमन होता है, पोर्तुगीज़ इंडिया में आते हैं और पोर्तुगीज़ अपने एक बेस के रूप में जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है जिसके अंदर गोवा है, दमन है, दीवू है, तो गोवा, दमन एंड दीव को वो अपने बेस के रूप में डेवलप करते हैं। तो उसी समय पोर्तुगीज़ के द्वारा भी वहाँ पे इस टेम्पल को जब उन्होंने अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश किया गोवा के अंदर, 1560 के समय में इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया, सप्तकोटेश्वर टेम्पल को। फिर लेटर फेज में जो मराठा एम्पायर हैं शिवाजी महाराज के द्वारा इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, रीबिल्ड किया जाता है 1668 के समय में। शिवाजी महाराज काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। जो मुग़ल एम्परर है औरंगजेब उसके कंटेम्प्रेरी रहे हैं शिवाजी महाराज। इनके अगर हम कोरोनेशन की बात करें, इनका जो राज्य अभिषेक हुआ था 1674 के समय में रायगढ़ नाम की जो जगह है वहाँ पे होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, सदर्न इंडिया एंड मराठा एम्पायर के एमिनेंट किंग हैं जिनके द्वारा मराठा एम्पायर को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो ये स्टूडेंट ये कुछ फैक्ट्स से जो सप्तकोटेश्वर टेम्पल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। स्टूडेंट्स नागरहोल टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली वहाँ पे वाटर बर्ड का जो बर्ड्स है उनसे रिलेटेड जो सेंसस है वो कंडक्ट किया गया है। नागरहोल टाइगर रिजर्व आपको कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड है और कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड होने के साथ ही वहाँ आपको देखने के लिए मिलता है कि इस नागरहोल टाइगर रिजर्व के अंदर आपको टाइगर भी देखने के लिए मिलते हैं, जो लोइन है वो भी आपको जो टाइगर है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ जो एलिफेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स एलिफेंट एंड टाइगर दोनों आपको इस नागरहोल टाइगर रिजर्व के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। पहले इस टाइगर रिजर्व का जो नाम है वो राजीव गांधी नेशनल पार्क हुआ करता था, बट नागरहोल नाम की जो नदी है वो वहाँ से फ्लो करती है, तो इस वजह से इस जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम चेंज करके नागरहोल टाइगर रिजर्व किया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें जो बहामनी जो ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अलावा जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, उन दोनों को ये कनेक्ट करता है नागरहोल टाइगर रिजर्व। स्टूडेंट्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया कि जो टाइगर और जो अगर हम बात करें जो एलिफेंट हैं उनका जो हैबिटाट का जो लोकेशन है वो सिमिलर सा ही उनका लोकेशन हमको देखने के लिए मिलता है, एक ही हैबिटाट के अंदर वो पाए जाते हैं। तो पहले इन एलिफेंट एंड टाइगर का जो सेंसस कंडक्ट किया जाता था NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, तो ये सेंसस सेपरेटली कंडक्ट किया जाता था। अभी गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि दोनों का जो सेंसस है एक साथ ही कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही एरिया के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से
एक साथ इनका जो सेंसस है वो कंडक्ट किया जाएगा। नागरहोल टाइगर रिजर्व के अंदर भी आप देख सकते हो कि एक मेजर हब है कंजर्वेशन अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में। अगर हम नागरहोल टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फ्योना की बात करें तो वहाँ पे आपको मोस्ट डेसिडियस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। टीक के ट्री हैं, रोजवुड के ट्री हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व में। फ्यूना की अगर हम बात करें, लियोपार्ड है, एशियाटिक लियोपार्ड आपको देखने के लिए मिलता है। वाइल्ड डॉग हैं जिनको ढोल के नाम से जाना जाता है। वाइल्ड डॉग्स की अगर आयुसीएन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है स्टूडेंट्स, इनका जो आयुसीएन स्टेटस है। अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ के अंदर में था, सदर्न इंडिया में वाइल्ड डॉग्स का जो टॉपिक है वो रिसेंटली जनवरी मंथ के समय न्यूज़ के अंदर में था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एशियाटिक एलिफेंट हैं, सांबर है, चीतल है, एंटीलोप हैं, इस तरीके के काफ़ी सारे जो जानवर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व के अंदर। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है मीरा के बारे में। मीरा बेसिकली, मीरा का फुल फॉर्म ये है, मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। स्टूडेंट 2023 का जो ये ईयर है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज किया गया कि 2023 के ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। अब मिलेट्स के बारे में क्यों रिकॉग्नाइज करवाया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा? एक तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर आपको मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिलेट्स बेसिकली क्लाइमेट रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पे जो केमिकल्स का यूज़ है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। काफ़ी कम पानी में भी उगने की जो क्षमता है ये रखते हैं मिलेट्स। हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप के जो मिलेट्स हैं वो पाए जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2023 के इस ईयर को प्रपोज किया गया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। तो 2023 को यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सभी कंट्रीज़ ने इसके वोट किया और वोट करते ही इंडिया का ये जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया गया। तो ये 2023 का जो ईयर है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए सेलिब्रेट किया गया है। अब G20 की मीटिंग होने वाली है इंडिया के अंदर, तो इंडिया आने वाले समय में मिलेट्स से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करना चाहती है। वो बेसिकली उसका मीरा नाम रखा जाएगा। मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे बजट भी पास करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो मिलेट्स हैं उनको श्री अन्न के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। और इन्हीं अन्न, जो श्री अन्न हैं, जो हमारे मिलेट्स हैं, जिनको मोटा अनाज के नाम से भी जाना जाता है, तो उनको यहाँ पे उनसे रिलेटेड अवेयरनेस है वो क्रिएट की जा सके, उनको यहाँ पे उनसे रिलेटेड रिसर्च है वो कंडक्ट की जा सकें, तो उसी से रिलेटेड ये मीरा है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंडिया के द्वारा यहाँ पे सीड मनी है वो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे मीरा को इस्टेब्लिश किया जा सके। बाद में G20 के जो सभी मेंबर कंट्री हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहें वो अपना यहाँ पे जो बजट है वो पे करेंगे, जो उनका शेयर है वो यहाँ पे हिस्सा है वो पे करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर होगा मीरा का। तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से रिलेटेड इंडिया का एक इनिशिएटिव है। G20 के डेलीगेशन के अंदर इंडिया के द्वारा प्रपोज किया जा सकता है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मिलेट से रिलेटेड ही कल हमने डिस्कस किया था ढिंडोरी मॉडल ऑफ मिलेट्स का जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है। बैगा ट्राइब वहाँ से बिलोंग करती है मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में, और वहाँ बैगा ट्राइब की एक पर्सनैलिटी है लहरी बाई, जिनके द्वारा 150 से भी ज़्यादा जो मिलेट्स हैं उनको कंजर्व किया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उनके जो एफर्ट्स हैं जो मिलेट्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड उनको अप्रिसिएट किया गया है। तो इस वजह से हमने कल भी डिस्कस किया था बैगा ट्राइब के बारे में। लहरी बाई के द्वारा जो 150 प्लस जो मिलेट्स हैं जिनको कंजर्व किया गया और उनको एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में डेजिग्नेट किया गया है कि मिलेट्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड एक ब्रांड एम्बेसडर हैं लहरी बाई। तो ये मीरा भी है जो बेसिकली मिलेट से रिलेटेड ही है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डाटाज हैं जिनको हमने डिस्कस किया आज के करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।